दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 12 का जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। वो सेशन था राजा किसान और नगर, यानी कि हिस्ट्री के फर्स्ट बुक का हम लोग सेकंड चैप्टर का बात कर रहे हैं। तो जो हमारा पिछला जो अध्याय था, या मैं बोल सकता हूं जो पिछला जो हमारा पार्ट था, इस पार्ट पे हम लोगों ने ग्रामीण समाज में भिन्नताओं के बारे में और साथ में भूदान और नए सम्राट ग्रामीण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि ग्रामीण समाज में किस तरह की भिन्नताएं थी और वो भिन्नताओं का कारण क्या था, और जो ग्रामीण समाज है उन ग्रामीण समाज में जो शासक उदय हुए हैं और उनके काम क्या थे, उसमें हम लोगों ने गणपत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसका साक्ष्य जो था वो बौद्ध ग्रंथ से लिया गया था। मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो अभी तक अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या करना है कि आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको क्या करो जाके देख लो, ठीक है। साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और साथ में जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि जितना भी वीडियो डाला जाएगा क्लास 12 के रिलेटेड, 9 के रिलेटेड, 10 के रिलेटेड, तो वो सारा कुछ आपको सही ढंग से मिल सके। तो हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग आज बात करेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में। यानी कि जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, ठीक है, राजा किसान और नगर। तो हम लोगों ने राजा के बारे में पढ़ा, किसान के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग नगर के बारे में पढ़ेंगे और उस नगर में जो व्यापार प्रक्रिया चल रही थी हम लोग उसके बारे में आज देखने का काम करेंगे। तो आज का हम लोग दो टॉपिक लेंगे। एक टॉपिक लेंगे हम लोग नए नगर के बारे में, या मैं बोल सकता हूं नगर के बारे में, ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा वो नगरीय जनसंख्या के बारे में टॉपिक रहेगा। तो वीडियो क्या है आप उसको समझिए और देखिए और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आप कुछ देर आओगे और चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझिए मेरा बात कि हम लोग जब भी नए नगर का बात करें, किसका बात करें, नए नगर का अगर हम लोग बात करें तो जितना भी नगर का विकास आप देखोगे वो सारे नगरों का विकास, मैंने पहले ही बताया था कि उस नगरों का विकास 6ठी शताब्दी से होना शुरू हुआ था और उससे पहले नगरों का विकास नहीं था। हम लोग उसके बारे में भी, एक नगर के बारे में भी हम लोग इसी पार्ट में पढ़ेंगे। तो नगरों का जो विकास है वो 6ठी शताब्दी में होना शुरू हुआ और जितने भी नगरों का विकास हुआ वो बाद में जाकर राजाओं का क्या बन गया, राजधानी बन गया। या मैं बोल सकता हूं कि 6ठी शताब्दी के बाद जितने भी नगरों का विकास हुआ सारे नगर क्या बन गए, जनपदों की राजधानी बन गई। किसका बन गया, जनपदों की राजधानी बन गई। और मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल मिलाकर उस समय जो विख्यात जो जनपद थे उनमें से 16 जनपदों का नाम हम लोगों ने देखा था। उसमें से उज्जैनी, बज्जी, है ना, और भी बहुत तरह का, पाटलिपुत्र, है ना, उसके बाद हम लोगों ने राजगाह, ये सब हम लोग राजधानी के बारे में, या मैं बोल सकता हूं कि हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, तो जनपद के बारे में देखा था। और साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर जनपद की अपनी राजधानी होती है, उस राजधानी का क्या विशेषता, क्या काम, सारा हम लोगों ने देखा है। आप वो वीडियो सारा आपको मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का विकास हुआ तो सारे नगर धीरे धीरे जनपदों की क्या बन गई, राजधानी बन गई। अब बात है कि जब भी ये नगर का मैं बात करूं या राजधानी का बात करूं तो उन राजधानियों को कहां स्थापित किया जाता था। तो आप देखोगे कि जितने भी नगर, चाहे आप पाटलिपुत्र नगर का बात करो, चाहे आप उज्जैनी नगर का बात कर लो, चाहे आप पुहार नगर का बात कर लो, तो जितने भी नगर बसाए गए थे सबकी एक ही विशेषता थी कि सबको संचार मार्गों के किनारे पे बैठाया गया था। कहां पे, संचार मार्गों के किनारे पे बैठाया गया था। तो संचार मार्ग के किनारे पे बैठाने का बहुत तरह का काम है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में ही आज हम लोग देखेंगे। तो बात है कि संचार मार्ग में आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा परिवहन और व्यापार संबंधित जरूरतें जो होती है वो संचार मार्ग में आती है। जैसे यातायात क्या हो गया, एक संचार साधन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी नगरों को बसाया गया था वो कहां पे, संचार मार्गों पर बैठाया गया था। यहां तक बात क्लियर है। अब समझिएगा, जैसे मैं अगर बात करूं पाटलिपुत्र नगर का, हम लोग किसका बात करेंगे, पहला पाटलिपुत्र नगर का। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्र के नगर में जो नदी बही है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसको नदी मार्ग के किनारे पर बैठाया गया था। जो उज्जैनी है, उज्जैनी नगर को भूतल मार्ग में, यानी कि भूमिगत मार्ग के बीचों बीच स्थापित किया गया था। अगर हम लोग फुहार नगर का बात करें
तो इसको समुद्र किनारे पर स्थापित किया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि अब सर समुद्र के किनारे पर स्थापित किया गया था तो क्या सर समुद्र से कोई लाभ? हाँ, क्योंकि अगर मान लो कि कोई आदमी अगर कुछ भी प्रांत से या किसी भी जनपद से या कहीं से भी किसी दूसरे नगर से अगर फुहार नगर आए और वहां जाके वो मान लो थक जाए तो आराम कर सकता है, और उसके बाद वो क्या कर सकता है कि अगर उसको विदेश जाना हो या दूसरे देश जाना हो तो वो समुद्री मार्ग का शुरुआत करके क्या कर सकता है, वो जगह वो पहुंच सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी राजधानी है, जितने भी नगर है, महाजनपदों द्वारा जितने भी नगरों का विकास किया गया तो वो सारे नगर क्या है, वो ज्यादातर संचार मार्गों के लिए बनाया गया था या स्थापित किया गया था। हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखा तो ये सारे संचार माध्यमों के लिए था। लेकिन कुछ ऐसे आज भी जीता जागता उदाहरण है जो व्यापार के लिए किया जाता था। आप जैसे मथुरा नगर का बात करते हो तो मथुरा नगर देखोगे तब भी वो व्यापार के लिए था और आज भी वो व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जब भी मैं मथुरा नगर का बात करूं तो उस समय इसका जो उपयोग था वो व्यापार के लिए, साथ में सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया था और उसको बनाया गया था। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगरों का विकास क्यों किया गया था या नगरों को स्थापित क्यों किया गया था, तो आपको सीधा बताना है कि संचार मार्गों के किनारे उसको बसाया गया था ताकि लोग अपने राजनीतिक गतिविधियों के बारे में या व्यापारिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सके। यहां तक बात क्लियर है? अब समझिएगा कि हम लोगों ने यहां तक तो सारी चीजों को देखा कि किस तरह से नगरों का विकास हुआ और लोग नगरों को स्थापना कर रहे थे अपने संचार माध्यमों को, या मैं बोल सकता हूं कि अपने लाभ के लिए। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं जीवंत, या मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा ऐसा एक उदाहरण जो अभी भी मौजूद है और हम लोग उसका उपयोग देखते हैं, तो अगर हम मथुरा नगर का बात करें या मथुरा में जनपद का बात करूं या मथुरा जनपद के शहर का बात करूं तो ये अभी भी इन सारे कामों के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन उस समय की मैं बात करूं जब हम लोग 6ठी शताब्दी का बात कर रहे हैं तो उस समय के दौरान सबसे ज्यादा जो विकसित अगर मैं बोलूं नगरों में से तो वो क्या था, पाटलिपुत्र था। तो हम लोग थोड़ा पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं कि आज आप पाटलिपुत्र नगर का ज्यादा विशेष किसी भी चीजों में आप उसको ज्यादा नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे मैं मथुरा का बात करूं तो आप इसका देख पाओगे। तो हम लोग बात करते हैं एक पाटलिपुत्र नगर है, क्योंकि देखो मैंने मेरे सारे वीडियो में आपको प्रमाण, साक्ष्य और मैं बोलूंगा कि जो भी कुछ आपके किताब में दिए जाते हैं मैं उनको ढूंढ कर लाके देता हूं। तो क्वेश्चन आपके जैक में कभी पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर के बारे में वर्णन करें, कि पाटलिपुत्र नगर के इतिहास का वर्णन करें, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें पाटलिपुत्र नगर का तो समझिए किसी भी नगर का विकास आपको पता है कि गांव से ही, देखो कहीं पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फिर उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे और कुछ समूह आते हैं और एक गांव बनता है, और फिर गांव का जब विकास होने लगता है तो उससे शहर का निर्माण होता है। तो उसी तरह आज जो पाटलिपुत्र नगर है पहले वो पाटलिपुत्र ग्राम के नाम से फेमस था और इसकी जो शुरुआत है वो पाटलिपुत्र ग्राम के विकास से ही हुआ है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो पाटलिपुत्र नगर है उसका विकास कब से हुआ है, तो पाटलिपुत्र ग्राम नामक जो गांव है उसके विकास से ही पाटलिपुत्र बना है। तो ये कब की घटना है, जब यह पाटलिपुत्र ग्राम हुआ करता था, तो ये घटना है 5वीं सदी ईसा पूर्व की। कब का बात है, 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात है। उससे पहले जो हमारा पाटलिपुत्र था वो पाटलिपुत्र ग्राम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मगध शासक परिवर्तित हो गए और मगध शासकों को लगा कि अब राजगिरी में हम लोग जो अपना सारा कुछ कर रहे हैं या राजगिरी को जो हम लोग अपना राजधानी बना के रखे हुए हैं, अगर हम लोग उसको चेंज कर दें तो हमारे लिए बेटर होगा। तो सारे राजाओं ने, मैं बोल सकता हूं, या मगध के शासक का मैं बात बोल सकता हूं, तो इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में क्या किया कि मगध की जो राजधानी है, या मैं बोलूंगा मगध ने अपनी राजधानी को राजगाह से हटाकर क्या किया, उन लोगों ने बस्ती में लाने का प्रयास किया, कि बोला कि अब बस्ती को ही हम लोग क्या बनाएंगे, अपना राजधानी बनाएंगे। उसका भी बहुत तरह का रीजन है, रीजन तो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन बस इतना दिया हुआ है कि मगध के शासकों ने अपनी राजधानी को हटाकर इसे बस्ती में लाने का फैसला किया। तो अब इसी के दौरान मैं अगर बात करूं 4ठी शताब्दी में, कब की मैं बात कर रहा हूं, 4ठी शताब्दी में, या फिर मैं बोलूं कि 4ठी शताब्दी पूर्व आते आते क्या हो गया कि मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी कहां स्थापित कर ली, पाटलिपुत्र स्थापित कर ली। और उस समय जब पाटलिपुत्र को स्थापित किया गया और जैसे ही इसको नगर बनाया गया, क्योंकि देखो अब मान लो कि किसी क्षेत्र को कोई नहीं जानता है, अब उसमें क्या हो गया कि राजा जाके रहने लगे या उसमें किसी एक बड़ी चीज का उदय हो गया,
तो उसको देखने के लिए लोग जाएंगे। अब मान लो कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उसमें एक बड़ा सा कोई मंदिर बन जाए, कोई एक बड़ा सा मंदिर बन जाए, तो क्या होगा कि जितने भी अगल बगल के गांव के लोग हैं वो लोग वहां पे पूजा करने के लिए जाएंगे या उसको देखने के लिए जाएंगे। तो अब आप अगर उस क्षेत्र में रह रहे हो और आप बेरोजगार हो तो आप क्या करोगे, या फिर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या करोगे कि उसके बगल बगल में अपना दुकान खोल दोगे और या तो प्रसाद वाला ठेला लगा दोगे, या जो हम लोग जो समोसा होता है या जो भी कचौड़ी होता है उसका ठेला लगा दोगे, आपका वो चलने लगेगा। फूलों का दुकान लगा दोगे, चलने लगेगा। तो जब राजा ने क्या किया कि राजगाह से यानी कि राजगिरी से अपनी राजधानी को हटाकर कहां पे पाटली ग्राम पे स्थापित किया, तो लोगों की जो पूरी जो सोच है वो पाटलिपुत्र की ओर अग्रसर हुई और वहां पे व्यापार का विकास हुआ, या मैं बोल सकता हूं कि और भी सारी चीजों का जैसे जैसे विकास होने लगा। तो धीरे धीरे जाते जाते यानी कि चौथी शताब्दी पूर्व का मैं बात कर रहा हूं, तब तक आते आते यानी कि 1 सदी के बीच में पाटलिपुत्र मैं बोल सकता हूं कि एक सबसे बड़ा क्या बन गया, नगर बन गया। और क्या मैं बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा एक नगर बन गया, और ये कितना बड़ा नगर बना, तो ये एशिया का सबसे बड़ा नगरों में से एक बन गया। सोच के देख लीजिए कि जैसे ही राजा ने राजगाह गांव को अपना राजधानी बना लिया, तो केवल 1 शताब्दी के बीच में यानी कि 100 साल के बीच में ही जो राजगाह है, मैं बोल सकता हूं जो पाटलिपुत्र है, उसका विकास हुआ और ये आते आते सबसे बड़े शहरों में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन आज इसका वैल्यू या महत्व बहुत कम है। इसका कारण क्या है कि पाटलिपुत्र ग्राम के महत्व में या पाटलिपुत्र की जो राजधानी या नगर है उसके महत्व में कमी आई है। तो इसका क्या कारण है? तो एक चीनी यात्री था, उसका नाम था सुएनत्यांग। क्या नाम था? सुएनत्यांग। तो जब चीनी यात्री सुएनत्यांग ये 7वीं सदी में यहां आया था, कहां आया था? अगर मैं भारत का बात करूं तो जो ये सुएनत्यांग है, जो चीनी यात्री है, वो भारत में 7वीं शताब्दी में आया था और इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र को घूमा। तो जब ये पाटलिपुत्र में घूमा तो वो देखा कि पाटलिपुत्र अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि खंडर होने लगा है। क्योंकि हम लोग ये जो पूरी जो पढ़ रहे हैं वो कब से पढ़ रहे हैं? ये हम लोग प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं, लेकिन ये आया कब? ये 7वीं शताब्दी में आया है, यानी कि छठी ये जो गैप है इसके बाद के काल में आया है। तो इस समय क्या हो गया था कि ये जो पाटलिपुत्र है धीरे धीरे खंडर में परिवर्तित होने लगा था, क्योंकि राजाओं का साक्षात मिलना बंद हो गया था। राजा कुछ क्षेत्रों में नहीं के बराबर रहने लगे थे, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, खंडरों में बदल गया। तो जब ये खंडरों में के रूप में इसने देखा और अपने किताब में लिखा कि अब पाटलिपुत्र के खंडर में बदल गया, या फिर अपने वृत्तांत में जब बताया, तो फिर अब लोग क्या होने लगे कि लोग इसमें रुचि नहीं रखने लगे, इसमें व्यापार वगैरह करने के लिए रुचि नहीं रखने लगे, जिससे धीरे धीरे इसका महत्व कम हो गया। और उसी समय इसने देखा कि यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली, तो उसका भी बहुत तरह का रीजन है, तो आपको नहीं दिखाया गया है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र नगर का इतिहास के बारे में आप देख सकते हो, पूछेगा कि नए नगर का विकास कब हुआ, तो आप 6ठी शताब्दी का बात कर सकते हो। और उन नगरों को किस लिए राजा लोग बनाया करते थे, तो अपनी राजधानी बनाने के लिए, या मैं बात कर सकता हूं कि उनका क्या काम था, तो अपने संचार मार्गों को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए। तो हम लोगों ने यह सारा देखा कि नए नगरों का विकास, या हम लोग जो भी कुछ देखे। तो अब हम लोग नगरों को थोड़ा साइड में रखते हैं और हम लोग बात करते हैं कि नगर में रहने वाले लोगों के बारे में, और साथ में हम लोग बात करते हैं कि जो जनसंख्या थी नगर में, वो जनसंख्या के लोगों को हम लोग कैसे साक्ष्यबल करते हैं, या हम लोग कैसे साक्ष्य या प्रमाणित करते हैं कि वहां एक जनसंख्या रहा करती होगी। तो समझिएगा, आप देखोगे अगर आप प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जब जाओगे या ईस्वी तक जब जाओगे, तो हम लोग इसमें जितना भी शासक वर्ग के बारे में देखा, चाहे आप पाटलिपुत्र के शासक का बात करो, मौर्य वंश का बात करो, या आप मैं बात कर सकता हूं कि उज्जैनी नगर का बात करो, तो सारे नगर, या राजगाह नगर का बात कर लो जो राजगिरी है, तो सारे जो नगर हैं आपको किले बंद देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी शासक उस साम्राज्य पे, या जो भी शासक वर्ग उस साम्राज्य पे शासन कर रहा था, उसने अपने नगर को या अपनी राजधानी को, या उस जनपद के राजा ने अपनी राजधानी को क्या किया था, किले बंद कर दिया था। यानी कि उसमें बाउंड्री करने का काम किया था, चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया था। तो अगर वो चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके अंदर के सारे चीजों को अगर हम लोग खोज ले और उनको समझ ले, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस नगर के बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि उस नगर में क्या था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि उस नगर को जानने के लिए कि उस नगर की जनसंख्या कैसी थी, या उस नगर की शिल्पकला कैसी थी, लोग कौन सा काम करते थे,
तो हमको उसका उत्खनन करना पड़ेगा भाई, उसको खोदना पड़ेगा। जो भी चीजें मिलेगी, जो भी हमको अवशेष मिलेगा, उनसे ही हम लोग बता सकते हैं कि वहां पे लोग जो है वो क्या काम करते थे। लेकिन आज का मैं बात करूं तो सभी जगहों को उत्खनन करना उस समय पॉसिबल नहीं था और आज भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि सभी जगहों को खोदकर हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना यह पॉसिबल नहीं है। उसका बहुत तरह का रीजन है और एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या कि कुछ स्थानों में अब भी आपको लोग दिखेंगे निवास करते हुए। क्योंकि देखो, आप राजगिरी का बात कर लो तो राजगिरी के अगल बगल जो बौद्ध धर्म के, अब वहां पे देखोगे कि अब वहां पे बौद्ध भगवान का सबसे बड़ा मूर्ति बन चुका है। तो बौद्ध तीर्थकर भी वहां आते हैं, अगल बगल में बहुत से लोग अपना दुकान या अपने घर बना चुके हैं, तो वहां पे भी खोदना बड़ा इंपॉसिबल हो जाता है, खोद नहीं सकता है आदमी, तो या उत्खनन नहीं कर सकता है। तो इसके कारण बहुत जगहों पे उत्खनन नहीं कर सकता है, जिसके कारण उस जगहों के बारे में ज्यादा जानकारी या मैं बोल सकता हूं ज्यादा विस्तृत रूप हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो एक मोटा मोटा साक्ष्य के आधार पर देखते हैं। तो आपको पता है कि हड़प्पा नगर का खुदाई हुआ था और उस उत्खनन पे या जो हड़प्पा शहर का जब उत्खनन हुआ तो उसमें हमको बहुत तरह के उत्कृष्ट श्रेणी के वस्तु मिले और वो सारे जो वस्तु है वो मृदा के बने हुए थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे बहुत तरह का कटोरिया मिला, मृदखंड मिला, थालियां मिला। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया इस चैप्टर के हिसाब से, हम लोग राजा, किसान और नगर का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो थालियां और जो कटोरे थे उनमें चमकती हुई कलाई की हुई कुछ परत जो है उसको चढ़ाई गई थी। और इसी के कारण इसको इस समय में यानी कि प्रथम से 6ठी शताब्दी के बीच में इस बर्तनों को क्या नाम दिया गया, तो उत्तरी कृष्णा मर्जित का नाम दिया गया या उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र का नाम दिया गया। मर्जित मतलब होता है चढ़ाया हुआ, तो उत्तरी कृष्णा माने काला, तो कृष्ण भगवान काले रंग के थे, तो उन मिट्टियों में काली रंग की परत कलाई की जाती थी। मैंने आपको पढ़ाया था। रीजन क्या था, ताकि उसमें कोई भी अगर द्रव पदार्थ रखेंगे तो वो आसानी से क्या करना होगा, वो मैं बोल सकता हूं कि बाहर रिसेगा नहीं, इसलिए उसको चढ़ाया गया था। तो उन सारे पात्रों को क्या कहा गया, उन लोगों को उत्तरी कृष्ण मर्जित कहा गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र क्या है, तो आप क्या बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता में मिले उन उत्कृष्ट मिट्टी से बने बर्तनों को, जो कटोरी या थालियों पर क्या लगाया हुआ था, एक चमकती लेप लगाई गई थी, उनको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट कृष्ण मर्जित कहा जाता है। बात क्लियर है। तो अगर हम इनका उपयोग का बात करें, इन सारे बर्तनों का जो भी कृष्ण मर्जित वाला पात्र था, तो उनका उपयोग हम लोगों ने तब भी देखा था कि कुछ हो सकता है कि शायद वो अमीर वर्ग के लोग करते होंगे। कारण क्या था, क्योंकि ये सारे जो है वो कुछ कुछ जगहों पे मिले थे, सब जगह आसानी से नहीं मिले थे। बात क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखते हैं कि क्या केवल हड़प्पा सभ्यता में या उन जब क्षेत्रों को खोजा गया, जब नगरों को उत्खनन किया गया, तो उनमें और क्या क्या चीजें मिली। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण लेके बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में तो पता नहीं, लेकिन बाकी कुछ नगर को जब खोदा गया तो उनमें आपको सोना का साक्ष्य मिला, उसमें चांदी का साक्ष्य मिला, कांसा का साक्ष्य मिला, तांबा का साक्ष्य मिला, हाथी दांत, शीशे के बर्तन, ये सारे चीजों के, जिसे मतलब मैं बोल सकता हूं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, हाथी दांत और शीशे जैसे वस्तुओं से बनने वाली क्या मिला, यहाँ पे सारे वस्तुएं मिले। कुछ जैसे कि मैं बात करूं, सोने के आभूषण मिले, चांदी के आभूषण मिले, शीशे के आभूषण मिले। तो जब सारे जगहों को खोजा गया या उत्खनन किया गया, तब ये सारे वस्तु आपको देखने को मिले। बात क्लियर है। लेकिन आप मेरे को बताओ कि जब भी इन सारे वस्तुओं को खोजा गया तो इनका उपयोग क्या था। तो अगर मैं इनका उपयोग का बात करूं तो या तो उनको उपकरण बनाने में किया जाता था, या हथियार बनाने में किया जाता था, या पात्र बनाने में, या मैं बोल सकता हूं शिप बनाने में, या इसमें एक और चीज छूट गया, हो सकता है कि इसका आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता होगा। बात क्लियर है। तो इनके उपयोग से हम इनकी शिल्प कला के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि लोग तब भी उनको सोना, चांदी, कांसा, तांबा और हाथी दांत, शीशा, इन सभी से वस्तुएं बनाने के बारे में जानकारी था। तो इससे उनकी शिल्प कला के बारे में जानकारी हुआ। तो अगर ये सारे चीजें उन क्षेत्रों में है तो जाहिर सी बात है कि वहां की नगरी जो जनसंख्या है, वहां पे जनसंख्या मौजूद करती होगी, उस नगर में क्या करता होगा, जनसंख्या मौजूद था। लेकिन आप देखोगे जब और ज्यादा विकास हुआ नगरों का, या मैं बोल सकता हूं कि द्वितीय शताब्दी की घटना है, तो द्वितीय शताब्दी में इन नगरों का, क्योंकि अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जब हम लोग उत्खनन किए थे तो यहाँ पे हम लोग एक आशा किए थे कि हो सकता है यहाँ पे राजा होगा और वो राजा क्या करता होगा कि उस क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था चलाता होगा। लेकिन जब हम लोग 6ठी शताब्दी का बात करते हैं, या जब
आरंभिक हम लोग राजनीति का बात करते हैं, तब से तब क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ 6ठी शताब्दी से, और उसके बाद जाके हम लोगों ने सारा कुछ चीजों को देखा था किस तरह शासक व्यवस्था है। तो जब द्वितीय शताब्दी आ जाती है तो उसके बाद ये जो शहर है, इन शहरों में मैं बोल सकता हूं धनात्मक यानी कि उस शहरों के राजा दाता, या मैं बोल सकता हूं कि उनमें बहुत तरह के व्यापार रिक चीजों का वर्णन मिलता है उनके अभिलेख में। ये कब की बात है? द्वितीय शताब्दी का मैं बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि द्वितीय शताब्दी आते आते इन शहरों पे, चाहे आप बात कर रहे हो हड़प्पा नगर का, पाटलिपुत्र नगर का, पुहर नगर का, मथुरा नगर का, और भी बहुत तरह का जो नगर था, तो इन नगरों में क्या हो गया कि धीरे धीरे दाता का और साथ में व्यापार का विवरण का क्या मिलने लगा? अभिलेख प्राप्त होने लगा। तो इन अभिलेखों में जो व्यापार करने वाले लोग थे या जो भी लोग रहते थे उनके बारे में भी कुछ कुछ बताया गया था। तो ये लोगों का जो काम था या जो कुछ भी उनका जो मैं बोल सकता हूं जो शिल्प कार्य था या जो भी कार्य करते थे, उनमें से बहुत लोग धोबी थे, बहुत लोग जुल्हाई थे, ठीक है, लिपिक थे, बढ़ई थे, कुम्हार थे, सोनार थे और लुहार थे और अधिकारिक थे। यहां तक कि धार्मिक गुरु, व्यवसायी और शासक का भी उल्लेख आपको देखने को मिलेगा द्वितीय शताब्दी आते आते। बात क्लियर है? तो प्रथम शताब्दी मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जब विकास के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था या नगरों के विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो द्वितीय शताब्दी के जितने भी अभिलेख है या द्वितीय शताब्दी आते आते इन शहरों में क्या हो गया? धनात्मक रूप आपको देखने को मिला, यानी कि इसमें दाता और व्यापार के बारे में वर्णन आपको देखने को मिला है। तो अगर हम लोग बात करें इस जो अभिलेख है, जो भी अभिलेख द्वितीय शताब्दी में मिले हैं इन नगरों में, इनमें कभी कभी उत्पादक और साथ में जो व्यवसायी है उनका भी या उनके संघ का भी वर्णन मिला है। और इन संघ को, उत्पादक के संघ को और व्यापारी के संघ को, उस समय उनको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी। और हम लोग बात करें श्रेणी के काम का, तो जिस तरह से कच्चे मालों को बनाया गया या जिस तरह से अब सोना, चांदी, कांसा, तांबा, हाथी दांत, शीशे और अनेक प्रकार के वस्तुओं का जो साक्ष्य मिला, उनसे इतिहासकारों ने पता लगाया कि हो सकता है ये जो श्रेणी का जो संघ है ये कच्चे माल को खरीदता होगा और उससे क्या करता होगा? किसी वस्तु को बनाकर क्या करता होगा? बाजार में बेचता होगा। और जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ और शासक आके बैठने लगे, तो हो सकता है कि उन कच्चे मालों से वो उपकरण बनाते होंगे या हथियारों को बना के राजा को बेचते होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो घटना है उससे हमको पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में जब नगर का जब विकास होना स्टार्ट हुआ, तो नगरों का काम क्या था, उनको क्यों स्थापित किया जाता था, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उनका शिल्प कार्य क्या था या उनकी जो सम्राट थी वो क्या थी, उसके बारे में हमको जानकारी मिला इस वीडियो में। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा तो बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में लाइक करना है वीडियो को अगर अच्छे लगे तो। और साथ में मैं बताऊं कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।